तो लास्ट में हम थोड़ा सा देख रहे थे कि जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है वो कितने टाइप्स की हैं और उनकी कुछ जो है विशेषताएं क्या क्या हैं और वो देखने में मतलब कैसी हैं, कि एक आप लोगों को एक थोड़ा सा मोटा अंदाज़ा आ जाए जब भी आप जो है वनों या वेजिटेशन के बारे में पढ़ रहे हो, तो कम से कम एक जो है आप बेस आपके पास हो। ठीक है, तो ये अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो हमने ट्रॉपिकल जोन में जो वन मिलते हैं, ठीक है, तो हमने कहा कि टेम्परेचर और रेनफॉल दो चीज़ें हैं वेजिटेशन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर के आधार पे 3 जोन हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है और तीसरा जो है पोलर एरिया या फ्रिजिड जोन है। ठीक है, तो फ्रिजिड जोन में बहुत कम टेम्परेचर होता है, इसीलिए जो फ्रिजिड जोन है या जो शीत कटिबंध है वहाँ पे तो वो आपको वन देखने को मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, बच गए दो जोन जो ट्रॉपिकल है और टेम्परेट। ठीक है, तो वहाँ पर ये हम देखेंगे। जस्ट 1 मिनट का मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो चीज़ है शायद वो उसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताना चाहूँगी। तो यहाँ पे जो वन है ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल में भी ठीक है, तो टेम्परेचर जोन के आधार पे 2 जोन में आपको मिल रहे हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट में 2 जोन में ही आपको वन मिल रहे हैं। यहाँ पे भी फिर एक जैसे नहीं है, तो यहाँ पे भी वेरिएशन है। तो वो किस आधार पे है? रेनफॉल के आधार पे। जहाँ पे ट्रॉपिकल जोन में, उष्णकटिबंध में जहाँ पे अच्छी खासी ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे सघन वन या हम कहेंगे सदाबहार वन या वर्षा वन मिलते हैं। ठीक है, जहाँ पे ट्रॉपिकल जोन के अंदर ही जहाँ पे थोड़ा सा कम बारिश होती है, एक सीज़न में बारिश होती है, सारा साल बारिश नहीं होती या ज़्यादा बारिश नहीं होती, एक सीज़न में बारिश होती है और एक सीज़न में बारिश नहीं होती है, तो वहाँ पे आपको पतझड़ के वन जो हैं देखने को मिलेंगे। यानी एक सीज़न में वन हरे भरे रहेंगे और दूसरे सीज़न में है जो है वन अपने पत्ते झाड़ देते हैं। और उसके साथ साथ तो जो दूसरे वो एरिया हैं जहाँ पे क्या है एक सीज़न में बारिश होती है, दूसरे सीज़न में बारिश नहीं होती और कंपैरेटिवली कुल मिला के उतनी जो है बारिश नहीं होती जितने की रेन फॉरेस्ट वाले एरिया में होती है। तो यहाँ पे वनों की सघनता भी कम रहेगी और साथ के साथ क्या है, एक मौसम में ये है जो है अपने पत्ते झाड़ देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से टेम्परेट जोन में जब हम आते हैं, तो आप कटिबंध की अगर हम बात करें तो टेम्परेट है, लेकिन टेम्परेट के अंदर भी क्या है, हर जगह बारिश की जो क्वांटिटी है वो एक जैसी नहीं होती। तो उसी यानी बारिश की क्वांटिटी में फ़र्क होने की वजह से क्या होता है, जो है वनों की सघनता और उनके प्रकार में जो अंतर आ जाता है। तो जिन जगहों पे यानी शीत कटिबंध के अंदर जिन जगहों पे अच्छी खासी बारिश होती है, ठीक है, तो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और यानी पूरे साल के काफ़ी बड़े हिस्से में यानी काफ़ी ज़्यादातर महीनों में बारिश होती है, तो वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे जो काफ़ी सघन भी होंगे और क्या है वो सारा साल हरे भरे रहते हैं। ठीक है, तो किसी एक विशेष मौसम में पत्ते और ये ऐसी जगहों पे मिलेंगे जहाँ पे क्या है, गर्मी का मौसम थोड़ा सा ज़्यादा रहता हो। ठीक है, यहाँ पे 2 मौसम मिले हैं टेम्परेट जोन में। ठीक है, दोनों ही मौसम मिलते हैं। एक जो मौसम होता है, एक ऋतु है उसकी होती है बारिश की क्या बोलते हैं ठंड की, एक और एक गर्मी की, दोनों जो है ऋतु मिल रही हैं। लेकिन क्या है, गर्मी की ऋतु बड़ी है और बारिश जहाँ पे ज़्यादा है उन जगहों पे इस तरह के एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, ये वाले हैं। ठीक है, और जैसे ही हम टेम्परेट डेसिड्यूस शीत कटिबंध ही है, शीतोष्ण कटिबंध ही है। और यहाँ पर क्या है, जिन क्षेत्रों में ठंड का मौसम ज़्यादा रहता है, मतलब 12 महीनों में से 8 महीने 9 महीने जो है वो रहती है, तो जहाँ पे ठंड का मौसम ज़्यादा रहता है वहाँ पे जो है बारिश, और जहाँ पे बारिश कम होती हो या एक सीज़न में ठंड की वजह से बारिश तो हो रही है लेकिन वो बर्फ़ के रूप में गिर रही है, तो ऐसी जगहों पे क्या है, डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। एक सीज़न में हरे भरे हैं और दूसरे सीज़न में इस तरीके से। ये हो गया हमारा टेम्परेट।
और अब आते हैं इनके अलावा, ठीक है। तो उष्णकटिबंध के अंदर हर जगह एक जैसा जो है मौसम नहीं रहता है कि पूरे उष्णकटिबंध के अंदर हर जगह एक ही जैसा रहता है, या शीतोष्णकटिबंध के अंदर एक ही जैसा रहता है। तो कुछ वेरिएशन होते हैं। उष्णकटिबंध का आमतौर पर मतलब होता है जहाँ पे क्या है, सारा साल जो है 12 के 12 महीने गर्मी हो और सर्दी की कोई ऋतु नहीं होती है, आमतौर पे यही होता है। लेकिन उसके अंदर भी टेम्परेचर कितना होगा, वेरिएशन मतलब हो जाता है। तो कोई भी महाद्वीप है, ठीक है, मान लो कोई भी महाद्वीप है, तो महाद्वीपों के जो तटीय क्षेत्र होते हैं, कोई भी महाद्वीप है जो समुद्र के साथ लगते हुए, कोई भी स्थल भाग है जो समुद्र के साथ लगता है, वहाँ की जलवायु, ठीक है, तो इसको ये हो गए तटीय क्षेत्र। और अगर मान ली कोई एक जगह है, ठीक है, तो इसी महाद्वीप का मान ली कोई जगह यहाँ पे है, ठीक है, तो एक तो ये तटीय इलाकों का जो टेम्परेचर है ये, और ये इसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है। तो ये जो जलवायु होती है, जो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में, जिसके यानी जो हम कहेंगे कि समुद्री क्षेत्रों से काफ़ी दूर होते हैं, ठीक है, तो वो जो जलवायु होती है उसको कॉन्टिनेंटल बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, ठीक है। यानी जो महाद्वीपों के आंतरिक या अंदरूनी, यानी जो दूर समुद्र से जो दूर के क्षेत्र हैं, ठीक है, तो वहाँ की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु कहलाती है, ठीक है। जैसे कि ये क्षेत्र यहाँ से क्या है, समुद्र से काफ़ी दूर है, समुद्र का प्रभाव नहीं है, ठीक है। तो जो महाद्वीपीय जो जलवायु यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे मिलने वाली वेजिटेशन है एक तरह की, यहाँ की जलवायु अलग होगी और जलवायु अलग होगी तो वेजिटेशन भी एक तरह से अलग होगी। और जो दूसरी तरफ ये जो समुद्री जो क्षेत्र हैं या महासागरों के जो साथ में तटीय इलाकों में जो क्षेत्र हैं, वो उन पर महासागरीय जलवायु का प्रभाव होता है, यानी महासागरों की जो जलवायु है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कॉन्टिनेंटल जलवायु है, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में जलवायु है, वो विषम होती है, ठीक है। विषम का मतलब एक जैसी नहीं होती है। एक मौसम में जब गर्मी होगी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ठीक है। तो ये जो कॉन्टिनेंटल जलवायु है ये है। लेकिन जो तटीय इलाकों में है वहाँ की जलवायु सम होती है, ठीक है। तो वहाँ पे दिन रात के तापमान में अंतर, यानी दैनिक जो तापांतर होता है वो भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, और जो सीजनल डिफरेंस होता है टेम्परेचर का, उसमें भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं मिलता है, ठीक है। तो गर्मी और सर्दी की ऋतु का जो तापमान है उसमें भी ज़्यादा अंतर नहीं मिलता है, और दिन और रात के तापमान के अंतर भी जो है वो भी ज़्यादा नहीं होता। और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल जलवायु में ये दोनों ही, दिन रात के तापमान में भी ज़्यादा अंतर मिलेगा, और गर्मी और सर्दी की ऋतु का जो तापमान का अंतर है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। इसलिए जो कॉन्टिनेंटल जलवायु होती है हम उसको विषम बोलते हैं, और ये जो तुम्हारी जलवायु होती है समुद्री तटों के जो पास के इलाके हैं, तो हम इसको सम जलवायु बोलते हैं, या महासागरीय जो है एक तरह से जलवायु, क्योंकि वो महासागरों के जो है प्रभाव में रहती है, ठीक है। तो रात के समय भी यहाँ पे क्या है, कुल मिला के यहाँ पे है ना एक जैसा मौसम रहता है, ठीक है, ना ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, न दिन रात में भी, ठीक है। अपने यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम उत्तर भारत को देखें, जिस इलाकों में हम रहते हैं, तो हम महासागरों से काफ़ी दूर हैं, तो हमारी जलवायु महाद्वीपीय है, ठीक है। तो गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी होती है और सर्दी के मौसम में बहुत सर्दी होती है। ऐसे ही दिन के टाइम में हमारा, अभी अगर मान ली सर्दी में भी देखें, दिन के टाइम में टेम्परेचर आपका 25-27 डिग्री तक पहुंच जाता है, और रात के टाइम में वो 5 डिग्री तक भी, यानी रात के टाइम में वो 5 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो यानी दिन रात के टेम्परेचर में भी काफ़ी अंतर यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन अगर जैसे मुंबई वगैरह की बात करें जो समुद्र के तट पे है, तो वो क्या है, वो सागरीय जलवायु है, महासागरीय जलवायु के प्रभाव में है, वहाँ की जलवायु सम है, ठीक है। तो वहाँ पे मान लीजिए दिन के टाइम में, तो यहाँ पे तो दिन में मान लीजिए 27 डिग्री है तो ज़्यादा वो हो जाता है, तो वहाँ पे मान लीजिए दिन में भी 17-18 रहता है, और रात को भी मान लीजिए
14-15 रहता, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता है, ठीक है। तो उसको हम कह सकते हैं कि ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो इस तरह की जलवायु जो है समुद्र तटीय इलाकों में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये तो हो गया जो कुछ बेसिक्स हैं, जो जलवायु जो है कोई भी क्षेत्र है जो पानी के साथ लगता है, महासागर, सागर, ठीक है, तो वहाँ की जलवायु सम होगी। और जो समुद्री इलाकों से जितना ज़्यादा दूर होंगे उसकी जलवायु उतनी ही विषम होगी, ठीक है। थोड़ी दूर है तो थोड़ी विषम है, ज़्यादा दूर है तो ज़्यादा विषम है, ठीक है। यानी जो तापमान में अंतर है, दैनिक तापांतर है, और जो है सीजनल जो तापांतर है वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, ये एक ये विशेष प्रकार की जलवायु है, ये आपको उसमें भी देखने को मिलेगी। ये टेम्परेट जो है जोन है उसमें भी देखने को मिलेगी जलवायु, और ट्रॉपिकल में भी, यानी चाहे ट्रॉपिकल जोन हो या टेम्परेट जोन हो, ठीक है, यानी उष्णकटिबंधीय या शीतोष्णकटिबंधीय कोई भी जोन है, तो इस तरह की जलवायु जो वो आपको हर जगह को देखने मिलेगी, ठीक है। तो यानी क्योंकि समुद्र से दूरी का वजह से जो ये है प्रभाव जलवायु में अंतर देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से क्या है, जो तटीय इलाकों में एक विशेष प्रकार के जो है वन मिलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। तो ये जो फॉरेस्ट हैं जिनको मैनग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं, ये केवल तटीय इलाकों में यानी समुद्र के साथ जो है लगते हुए इलाके हैं वहाँ पर ही इस तरह के वन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें बहुत अलग अलग प्रजातियों के जो हैं पेड़ हो सकते हैं, और जैसे ये दिखा रखा है, तो ये क्या होता है कि मान लीजिए ये तुम्हारा लैंड एरिया है, ठीक है, यानी ये आपकी भूमि है, ठीक है, स्थल भाग है, और मान लीजिए ये सी है, यानी समुद्र का एरिया है इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे इस एरिया में क्या होगा, तो यहाँ से शुरुआत हो रही है, लेकिन क्या है, समुद्र है, उसका जो जल है वो समुद्र के तट पे क्या है, काफ़ी अंदर तक चला जाता है, यानी जो हम बोलते हैं समुद्र का तट, तो उसकी जो लहरें हैं तो वो अंदर थोड़ा सा जाती हैं, तो ये तट का निर्माण हो गया। तो यानी ये कुल मिला के ये ऐसा एरिया हो गया जिसकी जो गहराई है ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो समुद्र के तट के साथ लगते हुए ऐसे इलाके जिनकी गहराई ज़्यादा नहीं होती और जहाँ पे पानी रुकता है, ठीक है, जैसे इन में देख रहे हो आप, तो ये जो पेड़ हैं जो पानी में उगते हैं, और पानी में भी खासकर खारे पानी में। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट की विशेषता क्या है कि ये जल में उग रहे हैं, और जल भी कैसा, लवणीय, ठीक है। तो सेलाइन वाटर में नॉर्मली क्या होता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट को छोड़ दो, इन क्षेत्रों में समुद्री तटों पर उगने वाले अगर इन प्रजातियों को, इन पेड़ों की प्रजातियों को छोड़ दें, तो बाकी वृक्षों की सभी प्रजातियां क्या करती हैं, केवल फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर ताज़ा पानी मतलब ऐसा जल जिसमें लवण की मात्रा कम हो, जैसे जो पानी हम पीते हैं ना उसमें सब में लवण होते हैं, लेकिन लवण की मात्रा कम हो, एक निश्चित, जैसे नॉर्मल जो जल होता है, ठीक है। तो लवण की, और जो नॉर्मली क्या समुद्र के पानी में जो लवणों की मात्रा है, नमक की मात्रा है, वो ज़्यादा होती है। तो केवल यही इसी क्षेत्र में मिलने, तटीय इलाकों में मिलने वाले पेड़ ही ऐसे होते हैं जो नमकीन पानी में भी जो है सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भी जिंदा रह सकते हैं। नॉर्मली अगर आपका कोई भी पेड़ है उसको आप खारा पानी अगर उसको देना शुरू करोगे, खारे पानी से सिंचाई करोगे तो वो मर जाएंगे, ठीक है। तो ये क्योंकि इन्होंने अनुकूलन कर लिया है, इस जगह पर पानी ही जब इनको खारा मिल रहा है, तो इस जगह पर जो प्रजाति हैं उन्होंने वहाँ की जलवायु के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है, और ये खारे पानी में भी सरवाइव कर जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये पानी यहाँ पे दिख रहा है कि ये है, तो काफ़ी पानी है, तो इसकी जड़ें काफ़ी, यानी एक तो होता है ना कि थोड़ा पानी, एक है काफ़ी पानी खड़ा है भी 1 मीटर 2 मीटर गहरा, और इसकी जो जड़ें हैं पानी के अंदर ही होती हैं, ठीक है। तो ऊपर से हम ये देखते हैं तो ये लगता है कि जैसे तैर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वृक्ष हैं इस तरीके के, और क्योंकि यहाँ पे जल ज़्यादा होता है, तो खासकर उष्णकटिबंधीय इलाकों के जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है, यानी उष्णकटिबंधीय इलाकों में टेम्परेचर भी ज़्यादा हो गया, और वहाँ के तटों पर ये जल भी खूब है, इनको जल भी मिल रहा है, तो ये काफ़ी सघन वनों का जो है यहाँ पे निर्माण करते हैं,
ठीक है। तो इसमें कुछ वेराइटीज़ हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग वेराइटीज़ के मिलते हैं। अब जैसे अपने इंडिया में हैं और बहुत सारे दूसरे हिस्सों में भी ट्रॉपिकल जो क्षेत्र हैं खासकर, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर जो है मिलने वाली एक प्रमुख प्रजाति है, वो क्या बोलते हैं अपना, ये जो नारियल होता है, ठीक है। तो नारियल का जो पेड़ है तो वो एक प्रमुख प्रजाति है जो मैनग्रोव फॉरेस्ट की एक प्रमुख प्रजाति है, ठीक है। और जैसे अपना सुंदरवन डेल्टा है, जहाँ पे क्या बोलते हैं ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो वो सुंदरवन डेल्टा वो भी तटीय इलाकों में है, जो है इस तरह का ही मैनग्रोव टाइप का फॉरेस्ट है। और इसी तरीके से वहाँ पे ये पेड़ मिलते हैं और उन पेड़ों का नाम है सुंदरी, जो नाम है उन पेड़ों का, और इसलिए उन्हीं के नाम पे उसको हम सुंदरवन बोलते हैं, ठीक है। तो उस फॉरेस्ट का नाम ही सुंदरवन वन रख दिया, क्योंकि वहाँ पे मिलने वाली जो प्रजाति है पेड़ों की वो सुंदरी नाम के पेड़ हैं, ठीक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इस तरह के मैनग्रोव फॉरेस्ट में, क्योंकि यहाँ पे जल बहुत है, टेम्परेचर भी काफ़ी हाई है, पानी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो पेड़ भी काफ़ी ज़्यादा उगेंगे, तो जल में, और जो अगर जैविक विविधता के हिसाब से देखें, एक तो रेन फॉरेस्ट, अगर धरातल की बात करें तो जो रेन फॉरेस्ट है उनमें सबसे ज़्यादा जो है जैविक विविधता देखने को मिलती है, ठीक है। उसके अलावा ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है यहाँ पे भी बहुत सारी जैविक विविधता देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, जो जल की उपलब्धता भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर जब वेजिटेशन ज़्यादा होती है तो जीव जंतु भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन नक्षत्रों में बहुत सारे छोटे तरह तरह के जो सांप हैं, तरह तरह की मछली हैं और तरह तरह के जो जीव हैं यहाँ पर इन नक्षत्रों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो है बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसी तरीके से जो मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं, खासकर उष्णकटिबंध के जो मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं, वहाँ पे जो जैव विविधता है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके अलावा तीसरा जो जगह होती हैं, अगर सिर्फ ये चले चलाए बता देते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो जो समुद्रों के अंदर कोरल रीफ्स होते हैं, आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कोरल रीफ्स जो होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी के बहुत बड़े केंद्र होते हैं। यानी समुद्रों के अंदर भी जो ये कोरल रीफ जहाँ पे ये बने होते हैं, मूंगे के जो ये शैवाल जो है, मूंगा है, शैवाल है, और जो मूंगे के जो रीफ मिलते हैं, रीफ, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत तरह के जो है जीव जंतु और पौधे देखने को मिलते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स एरिया होते हैं बायोलॉजिकली, ठीक है, जैविक तौर पे बहुत डाइवर्स एरिया होते हैं, ठीक है। तो एक तो अमेजन के वन, अमेजन का क्या मतलब, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है, और मैनग्रोव फॉरेस्ट, उष्णकटिबंध के जो मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं, और महासागरों के अंदर जो कोरल रीफ्स के एरिया हैं, जो उष्णकटिबंध के जो कोरल रीफ्स के जो एरिया हैं, वहाँ पर भी जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे ये करके ऐसे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के, एक बार मैं इसको मिटा देती हूँ बहुत, जैसे अपना ऑस्ट्रेलिया है, ये मान लो ऑस्ट्रेलिया की शेप होगी, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का ये ईस्टर्न है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में लगते हुआ जो उसका समुद्र है, पूर्वी पैसिफिक, भी उसके यहाँ पे प्रशांत महासागर लगता है उसके साथ में, ठीक है। तो उसके साथ में समुद्र के अंदर ये जहाँ से अभी मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये ग्रेट बैरियर रीफ होती है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बैरियर रीफ में होती है। मूंगा एक प्रकार का जीव है, वो फिर कभी किसी दिन मतलब उसको जो है डिस्कस कर लेंगे। तो छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है, जो अपने चारों तरफ स्केलेटन बनाते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चूना, तो चूने का खोल अपने चारों ओर बनाते हैं, उसके अंदर रहते हैं, ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए। और जैसे वो मर जाते हैं तो वो चूना वहाँ पे इकट्ठा होता रहता है और उनसे चूने की एक तरह से चट्टान वहाँ पे बन जाती है, उसी को हम
बैरियर रीफ बोलते हैं। तो कोराल रीफ यानी कोराल उन जीवों का नाम है। तो उस मूंगे के जो जीव है, मूंगा नाम का जो हिंदी में मूंगा है, इंग्लिश में कोराल है, तो उनसे क्या है वो चट्टानें बन जाते हैं और उन्हीं चट्टानों पे तरह तरह के जो है पौधे उग जाते हैं और बहुत सारे अन्य जीव जंतु हैं, मछली हैं और बहुत सारे जो जीव जंतु हैं। तो ये भी क्या है, बहुत ही डाइवर्स एरिया है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया की ये जो है ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बैरियर रीफ है, ये बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये टूरिस्ट को भी बहुत सारे आकर्षित करते हैं। ये जो एरिया होते हैं बैरियर रीफ वाले, तो ज़्यादा समुद्र में नहीं, तट के आसपास ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टूरिज्म को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। तो ज़्यादा गहरे पानी में नहीं होते, उथले जो जल में होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु हैं और उनको देखा जा सकता है, खासकर उन जगहों पे जहाँ पे जो जल है काफ़ी साफ होता है। उन क्षेत्रों में टूरिज्म को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे जो है मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, तो खासकर उष्णकटिबंध में इनकी जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। ये जो है मैनग्रोव फॉरेस्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, अभी माउंटेनस फॉरेस्ट है, पर्वतीय जो है वन है। तो ये भी एक डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक है, तो पर्वतीय जो वन है एक ही जगह है, मान लीजिए, या एक ही देश है। ठीक है, एक जगह पर्वत है ऊंचा और एक जगह यहाँ पे मैदान है। ठीक है, मान लीजिए ये मैदान है, तो यहाँ पे जो वेजिटेशन होगी, मान लीजिए जैसे बारिश तो सेम है, बारिश सेम है, यहाँ पे एक तरह की वेजिटेशन होगी और इसके बिल्कुल साथ में लगता हुआ ये एक पर्वत है, तो यहाँ की वेजिटेशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, वो क्यों होगी, कोई बता सकता है? पर्वतों में जो है जो वनस्पति मिलती है उसमें डिफरेंस किस वजह से आता है, कोई बता सकता है? आप लोगों ने किए होंगे, वनस्पति को प्रभावित करने वाले कार्य किए होंगे ना पहले। आप में से कोई बताएगा? आई एम वेटिंग। मैम ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता जाता तो और टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा तो वनस्पति का जो टाइप है, यानी पौधों की प्रजाति है या उनके प्रकार है, उसमें भी डिफरेंस आएगा। तो यानी ऊंचाई में डिफरेंस आ गया, ऊंचाई में डिफरेंस आने से टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया और टेम्परेचर में डिफरेंस आने से जो प्रजाति है उनकी जो वेराइटी है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इनको हम एक विशेष उसमें कैटेगरी में एक तरह से रख रहे हैं, माउंटेनस फॉरेस्ट। ठीक है, कोई बता सकते हैं एक आध जो प्रजातियों के नाम हैं जो माउंटेनस जो है फॉरेस्ट मिलती हैं? एक चीज़ है, इसको समझना एक बार। जैसे कि ये एक पूरा पर्वत है, मान लेते हैं इसकी हाइट है, आई थिंक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये कलर साफ से दिखाई दे रहा है या कलर चेंज करूं? ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ साफ दिखाई दे रहा है क्या? यस मैम। तो मान लेते हैं 6000 मीटर की इसकी हाइट है। ठीक है, एक माउंटेन है, 6000 मीटर की इसकी टोटल हाइट है। पहले भी मैंने बताया था कि 5000 मीटर, 5000 से लेके 5500 मान लेते हैं हम, यहाँ 5000 मीटर की जो हाइट है वो हिम रेखा बनाती है। ठीक है, हिम रेखा क्या होती है? जिससे ऊपर आपको परमानेंटली बर्फ मिलती है, उससे ऊपर हमेशा ही 5000 मीटर से ऊपर जाओगे, जैसे यहाँ पे 6000 मीटर तक गए, तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा एरिया है परमानेंटली पूरा का पूरा साल भर क्या है, बर्फ से ढका रहता है। इससे नीचे बर्फ जो है गिर सकती है, एक कुछ मौसम में गिर सकती है, एक मौसम में पिघल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, मान लो 1000 का हम एक बनाते हैं कि 1000 मीटर की हाइट है। ठीक है, 1000 मीटर की हाइट है
और ये 2000 मीटर की हाइट है। ठीक है, ये 3 की है, और ये 4000 मीटर की हाइट है। ठीक है, और इसको मान लेते हैं ये 0 है, यानी इस पर्वत के बेस पे जो हाइट है वो मान लेते हैं 0 है। तो यानी ये समुद्र के तल से 0, तो यहाँ पर जो वनस्पति मिलेगी, यहाँ पे जो वनस्पति मिल रही है वो अलग तरह की होगी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अलग, 1000 मीटर पे गए तो टेम्परेचर कितना अंतर आ जाएगा, 1000 मीटर पे कितने डिग्री का आ जाता है। नॉर्मल लैप्स रेट क्या है, नॉर्मल लैप्स रेट क्या है, कितना है बताइए, बोलो, कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। आप लोग, हाँ हाँ हाँ, कोई बताएगा। मैम जी 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है जी। तो 1000 मीटर पे कितना हो गया, 6.5 डिग्री सेल्सियस। ये बेसिक्स अगर यस आप मैम। करनी होंगे, क्या करोगे फिर, कोई फायदा नहीं तुम्हारा ज्योग्राफी पढ़ने का। और ना ये कह रहे हैं कि हाँ आता है नहीं आता है, कुछ भी नहीं है, चुपचाप बैठे। तो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस का जो है अंतर 1000 मीटर की हाइट पे जाने पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे अगर आपका टेम्परेचर 20 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, मोटा सिर्फ 5-5 का ले लेते हैं हम यहाँ पे अपना। ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ पे 1000 पे गए तो यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है। वैसे तो मैंने बता दिया 6.5 का होता है, मैं जैसे आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिखा रही हूँ। मान लीजिए 1000 पे गए तो 15 रह गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा ठंड है, तो यहाँ पे सघनता कम मिलेगी। ठीक है, तो पेड़ों के बीच की जो सघनता है कम मिलेगी, और पत्तों में डिफरेंस आ जाएगा, हाइट में डिफरेंस आ जाएगा, तो हाइट छोटी रहेगी। और जैसे ही यहाँ पे गए 2000 पे जाते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे 10 रह गया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 5 रह गया, और यहाँ पे 0 रह गया। ठीक है, तो हाइट बढ़ने के साथ लगातार टेम्परेचर में जो है डिफरेंस आ रहा, कम होता जा रहा, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, ये तो होता ही है। तो टेम्परेचर, क्योंकि वेजिटेशन मैंने कहा 2 मेन चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर है, दूसरा रेनफॉल है। ठीक है, तो रेनफॉल भी मैंने कहा कि जैसे शीत कटिबंध है वहाँ पे रेनफॉल होती है, लेकिन टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ पे रेनफॉल बर्फ़ के रूप में होती है। ठीक है, तो इवन ये भी कह सकते हैं कि रेनफॉल जो है वो भी कहीं ना कहीं फिर टेम्परेचर से ही कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, तो 15 डिग्री सेल्सियस पे, तो 10 डिग्री सेल्सियस पे अलग तरह की वैरायटी के, यानी शाखाएं बड़ी नहीं होंगी। जैसे यहाँ पे ये देख रहे हो, ये पेड़ कैसे हैं, लंबाई ज़्यादा है, इसमें की जो चौड़ाई, शाखाएं नहीं होती, सिर्फ ऐसे छोटी छोटी शाखाएं, बिल्कुल हल्की शाखाएं। तो इस तरीके के हम कहेंगे कि शंकुधारी जो वन है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि मतलब जो शाखाओं वाले मिल जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा ठंड हो जाती है और कम टेम्परेचर होता है, और यानी जहाँ पे बर्फबारी होती है उन क्षेत्रों में तो खासकर यानी इस तरह के जो शंकुधारी जो है पेड़ ही देखने को मिलती। जहाँ पे मान लो ठंड तो है लेकिन अगर बर्फ़ नहीं गिरती हो तो वहाँ पे हो सकता है कि जैसे हमने टेम्परेट वाले में कुछ वन इस तरीके के भी देखे थे, जो नॉर्मल शाखाओं वाले जिसका जो है वो देखे थे। ठीक है, तो इस तरीके से माउंटेनस फॉरेस्ट है। अब ये देखो, 2 बातें हैं, टेम्परेचर में डिफरेंस 2 वजह से, एक वर्टिकल डिफरेंस है, ये जो टेम्परेचर में डिफरेंस है ये वर्टिकल डिफरेंस है, यानी ऊंचाई की वजह से टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है। और ऊंचाई, और इसी एक ही पर्वत पर क्या है, कितने टाइप के, यहाँ पे आपको उष्णकटिबंधीय वन देखने को मिलेगा नीचे। ठीक है,
यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय वन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे शीत कटिबंधीय वनस्पति 0 है जहाँ पे, या 5 है, शीत कटिबंधीय जो है वनस्पति देखने को मिलेगी। यानी एक ही पर्वत पर सारे तरह के जो वन हैं, ठीक है, अभी ट्रॉपिकल भी मिल जाएगा, टेम्परेट भी मिल जाएगा, एल्पाइन भी मिल जाएगा। एल्पाइन मतलब जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती हो, तो एल्पाइन जो है वेजिटेशन भी वहाँ पे, तो हर तरह के यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो है वर्टिकल जो है डिफरेंस है टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। तो माउंटेनियस जो फॉरेस्ट है वो अपने आप में एक हम कह सकते हैं कि मिनिएचर है। जैसा कि विश्व में जो वनों का डिस्ट्रीब्यूशन है कि उष्ण कटिबंध में अलग तरह के हैं, फिर शीतोष्ण कटिबंध में अलग हैं, तो फिर सब पोलर एरियाज में वही सारी चीज़ एक ही पर्वत पर, यानी पर्वतों पर ऊंचाई के हिसाब से वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को एक तरह से दिमाग में रखनी चाहिए कि जितने हाइट के जो पर्वत होंगे उन पर उसी हिसाब की जो वनस्पति है देखने को मिलती है, ठीक है। ज़्यादा ऊंचाई पे शंकुधारी वन है, नीचे वाले पे है चौड़े पत्ते वाले जो है शाखाओं वाले और चौड़े पत्ते वाले वन भी मतलब आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो टेम्परेचर पर और उन वनों पर बारिश कैसी होती है, ठीक है। तो बारिश अगर जैसे जल के रूप में हो रही है तो वहाँ पे जहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे अलग तरह की, ठीक है। तो यानी उस पर्टिकुलर जगह का जो है हाइट डिसाइड करती है और वो चीज़ें डिसाइड करती हैं कि वहाँ पे बारिश कैसी है और टेम्परेचर कैसा है।